हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर स्टडी सेंटर पर। तो हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। ये देखिए यहाँ पे है सिक्किम। सिक्किम से केवल एक राज्य लगा हुआ है, भारत का केवल एक राज्य लगा हुआ है, वह पश्चिम बंगाल। और सिक्किम के इधर है, सिक्किम के बाएं साइड है नेपाल और इधर है दाएं साइड भूटान, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है चीन। तो आप ये वाले इमेज में देखिए, दूसरे वाले इमेज में देखिए कि यहाँ पे है सिक्किम, और सिक्किम और चीन की सीमा पर है नाथुला दर्रा, है ना। तो ये नाथुला दर्रा के माध्यम से ही पहले भारत और चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, लेकिन जब भारत और चीन के बीच 1962 में जब युद्ध हुआ तो यह बंद हो गया। फिर यह 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोला गया। तो इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो इसका सही आंसर होगा वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ये जो सांभर झील है यह है राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, जो कि सर्वाधिक खारे पानी की झील है। अगर सर्वाधिक खारे पानी की झील की बात करें तो वह है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और सबसे मीठी पानी की झील है वुलर झील। तो आपको इतना डिफरेंस आपको याद रखना है, आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है। नैनीताल झील है उत्तराखंड में। ये देखिए मैप में, ये है वुलर झील। वुलर झील का निर्माण झेलम नदी ने किया है। झेलम नदी द्वारा वुलर झील का निर्माण हुआ है। मतलब झेलम नदी के तट पर ही वुलर झील बसा हुआ है। झेलम नदी यहाँ से निकलती है, वेरीनाग झील से निकलती है, और वेरीनाग झील से होते हुए श्रीनगर जाती है, और यहीं पर बसा हुआ है वुलर झील। यहाँ पे बसा हुआ है, मतलब स्थित है वुलर झील। तो झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है, वेरीनाग झील से होते हुए श्रीनगर जाती है, और इसके किनारे ही फिर वुलर झील बसा हुआ है। फिर यह जो झेलम नदी है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ बहती है। फिर यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और फिर पाकिस्तानी में ये चिनाब नदी के साथ ये मिल जाती है। और ये झेलम नदी है जो कि विसर्पण करने वाली नदी है, मतलब इसका ढाल जो है वो बहुत ही कम होता है, तो यह सांप की तरह विसर्पण करने लग जाती है। क्योंकि अगर ढाल कम होगा तो इसकी जो ऊर्जा होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी, वह कम होगी। क्योंकि ढाल कम होने की वजह यह है क्योंकि यहाँ पर कश्मीर घाटी है, जो कि एक समतल मैदान है। तो इस कारण से इसकी ढाल कम हो जाती है, और ढाल कम होने की वजह से यह विसर्पण करने लग जाती है सांप की तरह, इस प्रकार से। तो इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिश नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन नहीं हुआ था, जब जम्मू कश्मीर एक ही था, एक ही बहुत बड़ा राज्य था, तब पहले हेमिश नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आता था। लेकिन जब लद्दाख अलग राज्य बना, तब से यह हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख के अंतर्गत आता है। तो आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ गया तो आपको लद्दाख में आपको टिक करना है। तो आपको इतना याद रखना है। और राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो ये है उत्तराखंड में, ये है उत्तराखंड में। और काजीरंगा आसाम में है, जो कि गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे ओजोन की बात करें तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से ओजोन बनता है। ओजोन अस्थायी गैस है, आपको याद रखना है, ओजोन अस्थायी गैस है और जो कि लगभग 0.02% वायुमंडल में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है वायुमंडल में 6 परत होती है, 6 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। और जो ओजोन है वो समताप मंडल में ही पाया जाता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में ही पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन पाया जाता है, जो कि लगभग 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में होता है। ओजोन मंडल 15 से 35 किलोमीटर के बीच होता है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में की ऊंचाई में ये होता है, पाया जाता है। तो ओजोन करता क्या है? हम ओजोन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सूर्य से कई हानिकारक किरणें निकलती है। सूर्य से हानिकारक यूवी रेस निकलती है, जो कि मानव और समस्त प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ओजोन इस घातक यूवी रेस से हमारी रक्षा करता है। और वर्तमान में अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कई अन्य विषैली पदार्थ है जिसकी मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है, जो कि वर्तमान में एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे ओजोन का क्षरण हो रहा है। तो यहाँ पे इमेज में देख लीजिए, यहाँ पे है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ओजोन परत जो है वो है आपका 12 से 35 किलोमीटर के बीच में है, जो समतापमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ पर गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात के तट को हम काठियावाड़ तट कहते हैं, काठियावाड़ तट बोलते हैं, और इसकी लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। तो सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो गुजरात है, जो कि देश की कुल मुख्य भूमि का, जो कि देश की कुल भूमि का तट का लगभग 23% है। तो इतना आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे जो भी वर्ड बोल रहा हूँ, जो भी वाक्य बोल रहा हूँ, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको एक एक वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आपको नोट कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक फैक्ट मैं और बता देता हूँ कि यहाँ गुजरात में लगभग 41 बंदरगाह हैं।
लेकिन मुख्य बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही बंदरगाह है, वो है कांडला बंदरगाह। यहाँ पे मुख्य बंदरगाह है गुजरात में कांडला बंदरगाह, जो कि मुख्यतः आयात बंदरगाह है। मुख्यतः कौन सा बंदरगाह है? आयात बंदरगाह। याद रखना है, ये निर्यात बंदरगाह नहीं है, ये है आयात बंदरगाह। यहाँ पर मुख्यतः पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल को आपको ये याद रखना है कि इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। इसी कारण से इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। यहाँ पे आंधी तूफान वर्षा होती है। यहाँ पे लगभग 95% गैसें यहीं पाई जाती है, इतना याद रखना है। और जल वाष्प और धूल के कण भी यहीं पाए जाते हैं। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया था कि लगभग 6 लेयर यहाँ पाई जाती हैं, तो आपको क्रम से यह याद रखना है। एक बार मैं और यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो 6 लेयर हैं उसका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर और लास्ट है एक्सोस्फियर। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो ट्रोपोस्फियर है ये सबसे निचली परत होती है, सबसे निचली लेयर यही होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा तमिलनाडु। जो ये भारत है, जो उसका दक्षिणी हिस्सा है, उसके पश्चिमी तट को अगर आप देखें तो पश्चिमी तट में लगातार पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, लगातार पहाड़ियाँ हैं, कंटिन्यूटी है पहाड़ियों की, कटे फटे हुए नहीं है। लेकिन पूर्वी तट की बात करें तो इधर पहाड़ियाँ कटे बीच बीच में हैं, कंटिन्यू नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं पूर्वी तट में। क्यों छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं? क्योंकि यहाँ पे अधिकतर नदियों के मुहाने स्थित हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलती हैं नदियाँ और पूर्वी घाट में आकर अपना मुहाना बनाती हैं। इसी कारण से यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ नहीं पाए जाते हैं। नदियाँ उन पहाड़ों को काट देती है, इसी कारण से यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ पाए जाते हैं। तो जो सेवराय पहाड़ियाँ हैं वे तमिलनाडु में ही पाई जाती है, जो कि उसी का हिस्सा है, पूर्वी तट का ही हिस्सा है। और जो सेवराय पहाड़ियाँ है वो चारकोनाइट चट्टान से निर्मित है, चारकोनाइट चट्टान से निर्मित है। और ये यहाँ सैगोन और चंदन के लिए प्रसिद्ध है, इतना आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। जो अरावली पर्वत है उसकी ये सर्वोच्च चोटी है। और अरावली 3 राज्यों में फैली हुई है। एक तो हो गया गुजरात, हो गया राजस्थान और दिल्ली। तो जो सर्वाधिक हिस्सा जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान में ही गुरु शिखर पर्वत चोटी में ही है माउंट आबू पर्वत, जो कि एक दर्शनीय स्थल है जहाँ सभी लोग जाते हैं। और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत किसको कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत यानी कि जब किसी चीज़ का अवशेष रह जाए तो उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अरावली पर्वत भी कभी हिमालय की तरह बहुत ऊंचा हुआ करती थी, बहुत ऊंचा हुआ करती थी, आज से लाखों करोड़ों साल पहले।
लेकिन ये बाद में अवशिष्ट पर्वत बनकर रह गई। हिमालय भी कभी आज बहुत ऊंचा है, लेकिन आज से लाखों करोड़ों साल बाद ये भी अवशिष्ट पर्वत बनकर रह जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको जितने भी फैक्ट्स बता रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको नोट करते जानी है कॉपी में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है म्यांमार में। ये स्थित है अराकानयोमा म्यांमार में। तो मैप में देखते हैं, यहाँ ये है एशिया का मैप, है ना। तो यहाँ है हिमालय, आप देख पा रहे हैं हिमालय उत्तर में है, भारत के उत्तर में है, और ये फिर पूर्व में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर म्यांमार होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जा घुसती है। ये पश्चिमी म्यांमार में है अराकानयोमा पर्वत, यही है हिमालय का ही एक भाग है, लेकिन म्यांमार में इसको क्या अराकानयोमा कहा जाता है। और ये अराकानयोमा पर्वत बंगाल की खाड़ी में भी आगे बढ़ गया है, और फिर बंगाल की खाड़ी में यह पर्वत डूब जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस वाले इमेज में देखिए, ये बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ जाता है, फिर ये डूब जाता है। यहाँ भी पर्वत है, लेकिन ये समुद्र में डूब जाने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह खाड़ी में कहीं कहीं पर ऊपर उड़ गया है। कई द्वीपों की श्रृंखला है, ये अराकानयोमा का ही एक विस्तार है, हिमालय का विस्तार है, यानी कि जैसे कि अंडमान निकोबार, ये इसी का ही एक विस्तार है ना। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी। ये तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना कब हुई थी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की? तो ये हुई थी नीलगिरी की 1986 में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं ऐसे ही आपके लिए रोज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है मैं लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।